नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। आज की कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक नाई के रहस्य ने पूरे गांव को आतंकित कर दिया था। ये कहानी ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। एक नाई के काले जादू का खौफनाक खेल और अंत में एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम था शांतिपुर। गांव के लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। वे अपने खेतों में काम करते थे, जानवर पालते और मिलजुल कर रहते थे। हर शाम लोग चौपाल पर बैठते, कहानियां सुनाते और एक दूसरे के सुख दुख बांटते। गांव की जीवन शैली बहुत ही शांत और सुकून भरी थी। अरे रमेश, आज सफल कैसी रही? गांव का एक आदमी बोलता है। तभी रमेश उस आदमी की ओर देखते हुए बोलता है, बहुत अच्छी रही भैया, भगवान की कृपा है। गांव में एक नाई रहता था जिसका नाम था भैरव। भैरव का चेहरा ही नहीं बल्कि उसकी हरकतें भी डरावनी थी। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थी, जैसे कि कई रातों से वह सोया ना हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो लोगों को असहज कर देती थी। भैरव की पत्नी का नाम था सुरेखा और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राधा। सुरेखा बहुत ही सरल और धार्मिक महिला थी। उसे भैरव के काले जादू के कारनामों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सुरेखा, मुझे आज रात कुछ काम है, तुम सो जाना, ठीक है? भैरव ने सुरेखा की ओर देखते हुए कहा। तभी सुरेखा भैरव की आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा। भैरव का सैलून गांव के बीचों बीच था। सैलून की दीवारें पुरानी और धूल से ढकी थी। अंदर एक पुराना कुर्सी, एक बड़ा सा आईना और कुछ औजार रखे हुए थे। सैलून में एक अजीब सी बदबू थी जो लोगों में हमेशा असहज पैदा कर देती थी। भैरव का सैलून अजीब अजीब चीजों से भरा हुआ था, जैसे कि काले धागे, अजीब सा पाउडर और खून से सने कपड़े। ए भैरव, आज तो बाल कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, तने काट दो इसे। गांव का एक आदमी सैलून के अंदर घुसते हुए बोलता है। तभी भैरव बोलता है, हाँ हाँ, यहाँ बैठो तनी, अभी काटता हूं। जब भी भैरव किसी के बाल काटता, वह कुछ बाल चुपके से अपनी जेब में रख लेता। कोई नहीं जानता था कि वह ऐसा क्यों करता है। लेकिन जल्दी ही गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। लोगों ने देखा कि जिसके बाल भैरव ने काटे थे वे बीमार पड़ने लगे। कुछ लोग तो गायब से हो गए और कुछ की मौत भी हो गई। गांव में डर का माहौल बन गया था। एक दिन भैरव अपने सैलून पर एक आदमी के बाल काट रहा था। वो आदमी देखने में साउथ इंडियन लग रहा था। उसके बाल काटते हुए भैरव कुछ बाल अपने पॉकेट में रख लेता है, लेकिन वो साउथ इंडियन आदमी ऐसा करते हुए भैरव को देख लेता है और भैरव को देखते हुए बोलता है, ए भैरव, ये तू क्या करता है जी? मेरा बाल को अपना पॉकेट में क्यों रखता है? अरे कुछ नहीं, ये तो बस सफाई के लिए रख रहा हूँ। नीचे गिरेगा तो साफ तो मुझे ही करना पड़ता है, तुम आते हो क्या करने? तभी वो साउथ इंडियन आदमी उसकी ओर देखते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, रखो। असल में भैरव काला जादू करता था। वह उन बालों का इस्तेमाल अपनी तंत्र विद्या में करता था। उसने एक खौफनाक मंत्र सीखा था जिससे वो बालों का उपयोग कर लोगों को नुकसान पहुंचाता था। उसने अपने घर की एक गुप्त कमरे में तांत्रिक का सामान रखा हुआ था। उस कमरे में अजीब अजीब सी वस्तुएं थी, जैसे कि खोपड़ियां, काले धागे, मोमबत्ती और तंत्र मंत्र लिखे हुए पर्चे, जो देखने में काफी भयानक लगते हैं। तभी भैरव एक आदमी के बाल अपने हाथों में उठाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, इन बालों के माध्यम से मैं तुम्हें अपने वश में कर सकूंगा। तुम्हारा शरीर और आत्मा मेरे अधीन है। गांव के लोग डर गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हर किसी को भैरव पर शक था, लेकिन कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। गांव में खौफ का माहौल बढ़ता ही जा रहा था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। बच्चे रात को डर के मारे सो नहीं पाते थे। तभी गांव में एक अजीब घटना घटी। अचानक एक औरत जिसका नाम गीता है, उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। गीता का पति 2 साल पहले ही मर चुका था।
गीता घर में अकेली रहती थी। गांव की एक औरत उसके घर के बाहर से गुजर रही थी। उसने देखा कि गीता बेड के नीचे गिरी हुई है और जोर जोर से चिल्ला रही है, मानो जैसे कि कोई उसका गला दबा रहा हो। तभी वो महिला अपनी एक सहेली रमा को बुलाती है। अरे रमा सुनो, गीता की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। तभी रमा उस महिला की ओर देखते हुए बोलती है, सच में? अरे अभी तो ठीक थी वो, शाम को मुझसे मिली है, आती हूं मैं, रुको। रमा और वो महिला मिलकर गीता को गांव के पुराने डॉक्टर धर्मेंद्र बाबू के पास ले गए। डॉक्टर धर्मेंद्र बहुत ही पहुंचे हुए डॉक्टर थे। उन्होंने गीता को एक बेड पर लेटा दिया और उसकी जांच करने लगी। डॉक्टर धर्मेंद्र रमा और उस औरत की ओर देखते हुए बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है, सब ठीक है। एक्चुअली बस स्ट्रेस की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, आप इसे टाइम टू टाइम इसे खिला दीजिएगा, आप इसे घर ले जा सकते हैं। ये बोलते हुए डॉक्टर ने एक पर्ची फाड़ी और रमा के हाथों में थमा दी। रमा ने डॉक्टर को 500 रुपये निकाल कर थमा दिए। रमा और वो औरत गीता को लेकर घर जाते हैं। घर जाने के बाद वो लोग गीता को दवाई खिलाकर बेड में सुलाकर वो दोनों अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। एक अलग ही हड़कंप मचा हुआ था। गीता की लाश गांव के तालाब में मिली। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। हर तरफ डर और दहशत फैल गई। अरे गीता को क्या हुआ? वो तालाब कैसे पहुंच गई? गांव के लोग आपस में बड़बड़ा रहे थे। तभी एक दूसरा आदमी कहता है, अरे गीता तो एकदम ठीक थी, ये सब भैरव के सैलून के जाने के बाद ही हुआ है। एक दिन गांव में एक लड़का आया जिसका नाम था अर्जुन। वह शहर में पढ़ाई कर रहा था और छुट्टियों में गांव आया। जब उसने गांव के लोगों की ये हालत देखी तो उसने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। अर्जुन ने अपने दादा दादी से सुना था कि गांव में कुछ अजीब हो रहा है और उसने ठान लिया कि वो इस बात का पता लगाएगा। दादाजी, ये सब कैसे हो रहा है? गांव में इतनी डरावनी घटनाएं क्यों हो रही है? अर्जुन ने दादाजी की ओर देखते हुए कहा। तभी दादाजी अर्जुन को देखते हुए बोलते हैं, बेटा, सबको भैरव पर शक है, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अर्जुन ने गांव के लोगों से बात की और भैरव के बारे में जानकारी जुटाई। उसने देखा कि हर व्यक्ति जो मर चुका है या फिर बीमार है, उसने हाल में ही भैरव से बाल कटवाए थे। अर्जुन ने भैरव की जासूसी करने का फैसला किया। वह रात के समय भैरव के घर के पास छिपकर देखता था। उसने देखा कि भैरव रात के अंधेरे में अजीब अजीब चीजें करता था। एक रात अर्जुन ने भैरव को बालों से मंत्र करते हुए देख लिया। भैरव, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या है? अर्जुन ने भैरव की ओर देखते हुए कहा। तभी भैरव उसकी ओर देखता है। भैरव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। उसने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। भैरव अपने काले जादू के जरिए लोगों को बीमार कर देता था। वह उनके शरीर में अजीब सी दर्द पैदा कर देता था। कुछ लोग अजीब बीमारियों से मर जाते थे, जबकि कुछ लोग अचानक गायब हो जाते थे। गांव के बच्चे भी बीमार पड़ने लगे। एक रात अर्जुन ने देखा कि भैरव ने एक बच्चे के बाल को जलाकर एक अजीब सा मंत्र पढ़ा और अगले ही दिन वो बच्चा गायब हो गया। तभी गांव के लोग एक दूसरे में आपस में बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोल पड़ा, भैरव के सैलून के जाने के बाद ही ये सब हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, हमें अर्जुन से बात करनी चाहिए। अर्जुन ने देखा कि भैरव अपने गुप्त कमरे में तंत्र क्रियाएं कर रहा था। उसके पास काले धागे, अजीब पाउडर और खून से सने हुए कपड़े थे। अर्जुन ने यह सब देखा और समझ गया कि भैरव इस सारी घटनाओं के पीछे है। उसने गांव के कुछ विश्वास पात्र लोगों से इसके बारे में बात किया। तभी अर्जुन एक व्यक्ति से कहता है, काका, भैरव इन सब के पीछे है, हमें उसे रोकना होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे काला जादू और ये सब करते हुए। तभी एक गांव का व्यक्ति कहता है, हम तुम्हारे साथ हैं अर्जुन, हमें भैरव को रोकना होगा। अर्जुन ने गांव के लोगों को भैरव के काले कारनामों के बारे में बताया। गांव के कुछ लोग अर्जुन का समर्थन करने लगे, लेकिन बाकी लोग अब भी डर के कारण चुप थे। अर्जुन ने ठान लिया कि वो अकेले ही भैरव को रोकने का प्रयास करेगा। उसने एक रात
भैरव के सैलून में घुसने की योजना बनाई। अर्जुन खुद में बड़बड़ाता है, मुझे किसी भी हालत में भैरव को रोकना होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आज तो मैं उसे रोक के ही रहूंगा। अर्जुन रात के अंधेरे में चुपके से भैरव के सैलून में घुसा। उसने देखा कि भैरव अपने काले जादू के सामान के साथ तंत्र मंत्र कर रहा था। अर्जुन ने भैरव को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भैरव ने उसे देख लिया। कौन है वहां? कौन है जो मेरी तंत्र विद्या में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहा है? कौन है? भैरव ने कहा। तभी अर्जुन आगे बढ़ते हुए कहता है, भैरव ये सब बंद करो, मैं तुम्हें रोकने आया हूं, बहुत हो गया तुम्हारा। भैरव ने अर्जुन पर हमला कर दिया। उसने अपने काले जादू का इस्तेमाल करके अर्जुन को जकड़ लिया। अर्जुन तड़पने लगा, उसकी चीख पूरे सैलून में गूंजी थी। तभी अर्जुन तड़पता हुआ कहता है, मदद करो, कोई तो बचाओ मुझे। तभी भैरव उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुमने मेरी तंत्र विद्या में बाधा डालने की कोशिश की है, इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा मिस्टर अर्जुन। भैरव ने पास में पड़ी एक लोहे की कैंची उठाया और अर्जुन के गर्दन में घुसा दिया। अर्जुन की चीख पूरे सैलून में गूंज उठी। अर्जुन की आंखें बाहर आ गई और अर्जुन ने आखिरकार अपना दम तोड़ दिया। भैरव पूरी तरह से खून से सन चुका था। उसने अर्जुन का गला काटकर दूसरी ओर फेंक दिया और अर्जुन की बॉडी को घसीटते हुए नट्टू काका के खेत पर ले गया। वहां उसने एक गड्ढा खोदा और अर्जुन को उसमें गाड़ दिया और जोर जोर से हंसने लगा। अर्जुन की मौत के बाद गांव में दहशत और बढ़ गई। किसी को पता नहीं चला कि अर्जुन कहां गायब हो गया। एक रात भैरव की पत्नी सुरेखा ने भैरव को अपने तांत्रिक कमरे में देखा। उसने देखा कि भैरव कुछ तंत्र मंत्र पढ़ रहा था और जब सुरेखा ने भैरव के बगल में देखा तो सुरेखा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो डर के मारे थर थर कांपने लगी। वहां अर्जुन का कटा हुआ सर रखा हुआ था, जिस पर सिंदूर से कुछ अजीब अजीब सी निशानें बनी हुई थी और उसकी गर्दन से खून बह रहा था। सुरेखा बहुत डर गई और उसने तुरंत ही गांव वालों को बुलाया। सुनो सब, भैरव काला जादू कर रहा है, उसने अर्जुन को भी मार डाला, चलो सब, उसे रोकना होगा, चलो सब। सुरेखा ने गांव की सड़क के बीचों बीच चिल्लाते हुए सबको बुलाया। गांव के लोग बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने भैरव को पकड़ लिया और उसके तांत्रिक कमरे पर धावा बोल दिया। जब उन्होंने देखा कि भैरव सच में काला जादू कर रहा था तो वे आग बबूला हो गए। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, भैरव तुमने हमारे गांव को तबाह कर दिया, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा भैरव। तभी उनमें दूसरा आदमी कहता है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे भैरव। गांव के लोगों ने भैरव को पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह से पिटाई की। उन्होंने उसके हाथ पांव बांध दिए और उसको उसके सैलून में फेंक दिया। फिर उन्होंने सैलून को बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी। भैरव की चीख सैलून से बाहर आ रही थी, लेकिन गांव के लोग अपनी जगह पर अड़िग रहे। भैरव जलते हुए सैलून के अंदर से चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तभी गांव वाले चिल्लाते हुए बोलते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है भैरव, तुमने हमारे गांव को तबाही कर दिया। देखते ही देखते सैलून और भैरव दोनों ही जलकर राख हो गए और सब कुछ राख में समा गया। भैरव के मरने के बाद गांव में थोड़ी शांति आई, लेकिन भैरव का सैलून अब एक भूतिया स्थान बन गया था। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। रात के समय सैलून से अजीब अजीब सी आवाजें और चीखें सुनाई देती थी। तभी गांव के लोग आपस में बात करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, रात को भैरव के सैलून से अजीब सी आवाजें आती है, वहां कोई मत जाना अब से। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे वो स्थान अब श्रापित हो गया है, हमें उससे दूरी रहना चाहिए, उसमें ही हमारी भलाई है। भैरव के खौफनाक अंत के बाद गांव में धीरे धीरे अब सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में वापस लौट आए, खेतों में काम करने लगे, बच्चे फिर से खेलकूद में मग्न हो गए। चौपाल पर लोगों की कहानियां और हंसी ठहाके का माहौल
वो वापस लौट आया। आज मौसम बहुत ही अच्छा है और सफर भी अच्छी हो रही है, गांव का एक आदमी बोलता है। तभी दूसरा व्यक्ति उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है, हाँ भैया, अब तो गांव में शांति भी है। भैरव के जाने के बाद सब कुछ ठीक जो हो गया। दूसरी तरफ भैरव की पत्नी सुरेखा अब गांव में अकेली रहने लगी। उसने भैरव के सारे तांत्रिक सामान को गांव से दूर फेंक दिया था और उसने खुद को धार्मिक कार्यों में समर्पित कर दिया। वह मंदिर में पूजा अर्चना करती और गांव के बच्चे को पढ़ाती भी। हे भगवान, मुझे और मेरे परिवार को क्षमा करें। अब मैं जीवन में केवल अच्छाई के मार्ग पर ही चलूंगी। तभी गांव की एक महिला सुरेखा को आवाज देते हुए बाहर बुलाती है। ओ सुरेखा दीदी। तभी सुरेखा अपने घर के बाहर आती है। वो देखती है कि गांव की एक महिला कुसुम देवी उसका बाहर इंतजार कर रही थी। जैसे ही सुरेखा बाहर आती है, वो सुरेखा की तारीफ करते हुए कहती है, सुरेखा दीदी, आप तो बहुत बहादुर हैं। आपने पूरे गांव को बचा लिया। हालांकि भैरव के सैलून में अब भी डरावनी आवाजें आती थी। एक रात गांव के कुछ युवा लड़के शराब पीने के लिए भैरव के सैलून में जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, भाई, यहां तो भैरव को जलाया गया था, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तभी दूसरा लड़का हाथ में बियर का बोतल उठाकर बोलता है, अरे भाई, भूत कुछ नहीं होता। वैसे भी वो भैरव साला कब का जलकर राख हो गया, तो हमारा क्या ही उखाड़ लेगा। इतना बोलकर वो बियर के बोतल का ढक्कन खोलता है और घट घट करके सारा बियर एक ही सांस में पीने लगता है। तभी उनमें से किसी को रोने की आवाज आती है। एक लड़का डरते हुए बोलता है, कौन है वहां? देखो, जो भी वहां है, डराओ मत, बाहर आ जाओ। तभी उनमें से एक उठकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लगता है, अबे कौन है? देख, जो भी है बाहर आ जाओ, नहीं तो भैरव जैसे तुमको भी जला दूंगा यहीं पे। अभी एक जोर की बिजली कड़कती है और उस लड़के पर गिर जाता है। वो लड़का वहीं पर खड़ा खड़ा जलकर राख हो जाता है। यह नजारा देख वहां पर बैठे सारे लोग सहम से जाते हैं। वे अपनी शराब की बोतल फेंककर अपनी जान बचाते हुए गिरते पड़ते गांव की ओर भागते हैं। गांव पहुंचकर उन्होंने सारी बात गांव के मुखिया को बताई। एक लड़का मुखिया की ओर देखते हुए बोलता है, भैरव के सैलून में अभी भी कुछ है। हमने चीखें सुनी है और रामू के ऊपर बिजली भी गिर गई। तभी दूसरा लड़का कहता है, नहीं, हाँ, हमें दोबारा वहां नहीं जाना चाहिए। वो जगह बहुत ही डरावनी और खतरनाक है। एक रात सुरेखा ने सपना देखा कि अर्जुन की आत्मा भैरव के सैलून में कैद है। वो मदद के लिए पुकार रहा है। सुरेखा ने गांव के लोगों को यह बात बताई। उन्होंने फैसला किया कि सैलून को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा ताकि अर्जुन की आत्मा को शांति मिल सके। सुरेखा गांव के मुखिया को देखते हुए बोलती है, मैंने सपना देखा है कि अर्जुन की आत्मा भैरव के सैलून में अब भी कैद है। हमें उसे मुक्त करने के लिए कुछ तो करना चाहिए मुखिया जी। तभी गांव को मुखिया अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और सुरेखा की ओर देखते हुए बोलता है, हम सैलून को पूरी तरह नष्ट कर देंगे। इससे अर्जुन की आत्मा को शांति मिलेगी। गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने भैरव के सैलून को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उन्होंने सैलून की हर एक चीज को जला दिया और वहां पर एक पवित्र स्थान बना दिया। इसके बाद गांव में कोई भी डरावनी घटना नहीं घटी। गांव का मुखिया सभी लोगों को देखते हुए बोलता है, यह स्थान अब पवित्र हो गया है। अर्जुन की आत्मा को शांति मिलेगी। गांव के लोग उसकी हामी में हामी भरते हुए बोलते हैं, हाँ, अब सब शांति से जिएंगे। दोस्तों, ये थी भैरव के काले जादू की खौफनाक कहानी। अर्जुन ने अपने साहस से गांव के लोगों को भैरव के आतंक से मुक्त कराया, लेकिन उसकी जान चली गई। भैरव का सैलून अब भी गांव के लिए एक डरावना स्थान बन गया है जहां कोई नहीं जाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं आपका होस्ट राहुल और आप सुन रहे डरावनी कहानियां सिर्फ और सिर्फ
इंटरेक्टिव चार्म पर।